नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव। आज कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आवेश गति करेगा तो उस पर चुंबकीय बल काम करता है और साथ ही आवेश पर विद्युत बल भी काम करता है। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है, क्या विद्युत बल और चुंबकीय बल जो काम कर रहा है उस पर क्या अंतर है। हमने स्थिर विद्युत में पढ़ा था कि F इक्वल टू क्यू ई, अर्थात इसके अनुसार जो विद्युत बल है वो विद्युत बल आवेश की मात्रा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। और चुंबकीय बल हमने पढ़ा था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसके अनुसार जो चुंबकीय बल है उसका मान आवेश की मात्रा, वेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा आवेश की गति की दिशा पर भी निर्भर करता है। जब आवेश विद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था में होता है तब भी उस पर विद्युत बल लगता है, परंतु जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में होगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अर्थात चुंबकीय बल तभी कार्य करेगा जबकि आवेश गतिशील हो, गतिमान हो। किसी आवेश पर जो विद्युत बल काम करेगा वो सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काम करता है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है, लंबवत काम करता है। जब किसी भी चार्ज को हम डिस्प्लेस करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा वर्क किया जाता है, और जब हम किसी भी चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं तो चुंबकीय बल जो मैग्नेटिक फोर्स है इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज एंटर करता है, प्रवेश करता है और लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पाथ होता है, मार्ग होता है, वो पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में यदि परपेंडिकुलर एंटर करे तो उस स्थिति में उसका जो मार्ग होता है वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। आगे हम देखते हैं फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में कि कोई धारावाही चालक है, उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो धारावाही चालक हैं और वो परस्पर समांतर रखे हुए हैं, तो उनके बीच बल काम करेगा। वो बल कैसा होगा? आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? तो जो क्वेश्चन बनता है वो इसी प्रकार बनता है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, और यह बल कब अट्रैक्टिव होगा और कब रिपल्सिव होगा, कब आकर्षण बल होगा, कब प्रतिकर्षण बल होगा। चलिए, सबसे पहले हम ये डायग्राम आप ए देखेंगे। ए डायग्राम को आप देख रहे हैं, इसमें ए बी और सी डी दो धारावाही चालक हैं, और जब धारावाही चालक, सबसे पहले हम ए बी ले लें, इसमें हम I1 धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने सी डी चालक को रखा है ऐसा मान सकते हैं, और कितनी दूरी पर? डी दूरी पर। और उसके पश्चात फिर हम सी डी चालक में से भी धारा I2 फ्लो करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें, यहाँ पे ए बी और सी डी चालक हैं, एक दूसरे से समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। ए बी में I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती हैं। अब हम ए बी चालक से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो B इक्वल टू मी 0/4 पाई 2I1/d वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये व्यंजक हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ पर इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो B इक्वल टू मी 0/4 पाई 2I1/d वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे हम। अब राइट हैंड रूल के अनुसार इस फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, क्षेत्र की दिशा होगी, वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अब यदि हम ये मान लें कि इसी क्षेत्र में एक दूसरा कंडक्टर CD स्थित है और उसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो
इस धारा के कारण CD के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यदि हम दोनों धारावाही चालकों को एक दूसरे के समीप रखें तो चालक AB से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चालक CD है उस पर एक बल कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि हमने चालक AB में धारा I1 प्रवाहित की है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने जब एक CD चालक रखा हुआ है और जब हम CD चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर एक बल कार्य करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो जब हमने AB के क्षेत्र में CD को रखा, AB के चुंबकीय क्षेत्र में CD को रखा तो उस पर एक बल कार्य करेगा। अब CD में चालक CD है उसमें प्रवाहित धारा है वो AB के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके लंबवत है, अर्थात यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए चालक CD की जो L लंबाई है, स्मॉल l लंबाई को लेकर चलें तो उस पर लगने वाला बल जो होगा F बराबर I2LB साइन 90। हमारा जो फॉर्मूला होता है F बराबर ILB साइन थीटा। यहाँ पर CD में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए हम लेंगे I2, L लंबाई में, B चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा 90 डिग्री है तो I2LB साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 इक्वल टू 1 होती है तो I2LB मिल जाएगा। तो समीकरण एक में हम एक में हम से जो मान निकालें B का मान एक में जो रखा था वो यहाँ रख दें हम, तो F बराबर I2L, B की वैल्यू कितना है μ0/4 पाई 2I1 अपॉन डी, तो हमें मिल जाएगा F बराबर μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी इंटू L न्यूटन। μ0/4 पाई की वैल्यू हम 10⁻⁷ रख सकते हैं। और यदि हम प्रति एकांक लंबाई निकालें तो चालक CD की प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालें तो F अपॉन L मिलेगा, L को नीचे ले जाएंगे तो μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी न्यूटन पर मीटर या 10⁻⁷ 2I1 I2 अपॉन डी न्यूटन पर मीटर। इसके विपरीत अभी हमने देखा है कि AB के चुंबकीय क्षेत्र में CD को रखा। यदि हम पहले CD में धारा प्रवाहित करें तो CD के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र में हम AB चालक को रखेंगे तो उस समय AB चालक पर बल काम करेगा। और यदि हम चालक AB के प्रति एकांक लंबाई पर बल ज्ञात करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमें सेम यही मिलेगी μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी न्यूटन पर मीटर। अर्थात दोनों स्थितियों में, चाहे पहले हम AB में धारा प्रवाहित करें या पहले CD में धारा प्रवाहित करें, दोनों स्थितियों में प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होगा वो सेम μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी न्यूटन पर मीटर ही प्राप्त होगा। ये प्रति एकांक लंबाई पर है। इसके लिए आप सबसे पहले हम इस डायग्राम को और देख लेते हैं। आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये A के साथ जो A है इसके साथ बाएं तरफ जो उसके डायग्राम बना हुआ है इसमें आप देख रहे हैं कि जब धारा हम एक ही दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं तो इस प्रकार चालक पर अंदर की ओर बल काम करते हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। और आप डायग्राम B देखें, इसमें हमने धारा की दिशा बदल दी है, I2 अब नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इस स्थिति में इन दोनों चालकों पर बाहर की ओर बल काम करता है और दोनों चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि दोनों चालक में विद्युत धारा की दिशा समान है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार CD चालक पर AB की दिशाएं बल कार्य करेगा, अर्थात दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जब हम दोनों चालकों में धारा की दिशा विपरीत कर देते हैं तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार CD पर AB के विपरीत दिशाएं बल काम करेगा और दोनों चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो वे एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। अब हम इसी नियम के सहायता से एम्पियर की परिभाषा भी देते हैं। F = 10⁻⁷
I1 I2 अपॉन डी एल न्यूटन प्राप्त हुआ है हमें। यदि हम I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर मान लें और L इक्वल टू 1 मीटर मान लें और D इक्वल टू 1 मीटर ले लें तो F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं कि यदि परस्पर समांतर और 1 मीटर की दूरी पर वायु या निर्वात में रखे दो धारावाही चालकों में समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित करें और यदि आकर्षण बल का मान 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन हो तो इस स्थिति में प्रत्येक धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन बनता है वो इसी प्रकार हो सकता है कि समांतर धारावाही चालकों में लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कर दीजिए। ये बल कब आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है तथा इसकी सहायता से 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि कपल ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम एक चुंबकीय क्षेत्र में एक करंट लूप रख दें, धारावाही या धारा लूप रख दें तो उस पर कितना बल युग्म काम करेगा इसके लिए बात करें। तो आप पहला नंबर चित्र देख लें। पहला चित्र देखेंगे, इस पहले चित्र में आप देख रहे हैं NS चुंबक हैं। इस चुंबक के बीचों बीच एक आयताकार कुंडली है ABCD और ये आयताकार कुंडली जो है इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में रखी है और घूमने के लिए स्वतंत्र है। दूसरे चित्र में हमें ये पता चल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B और कुंडली का तल इनके बीच किसी समय थीटा कोण बन रहा है। तो थीटा कोण बन रहा है तो इस स्थिति में इस कुंडली पर दो बल काम करेंगे जिससे ये बल युग्म बनाएंगे। F और F तो अपोजिट डायरेक्शन में है और ये बल युग्म बनाएंगे और दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है B sin थीटा। तो चलिए हम इसका लैंग्वेज देख लेते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगुलर लूप है और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में लटकाई गई है और लूप की जो लंबाई है वो L है और चौड़ाई B है, यानी AB और CD ये L है और AD BC ये दोनों B है। यदि हम इस धारा लूप में करंट फ्लो करेंगे, जो तीर की डायरेक्शन दिख रही है आपको, उस तीर की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार AB पर जो साइड AB है उस पर कागज के तल के जो प्लेन पेपर है उसके तल के लंबवत ऊपर की ओर और साइड CD पर जो फोर्स काम करेगा वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर काम करेगा। क्योंकि लंबवत है इस स्थिति में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो F बराबर ILB साइन थीटा होता है तो वहाँ पे ILB साइन 90 के हिसाब से 90 की साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमें प्रत्येक स्थिति में जो बल काम करेगा वो F होगा ILB। ये जो बल हैं परिमाण में बराबर हैं और विपरीत दिशा में काम करते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। और जब बल युग्म का निर्माण करेंगे तो बल युग्म क्या करेगा, इस कुंडली को विक्षेपित कर देगा, डिफ्लेक्टेड करेगा। इसे हम विक्षेपक बल युग्म कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, और जिसे हम कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। चूंकि AD और BC बुझा फील्ड B के पैरेलल है, समांतर है, इसलिए इन पर कोई बल काम नहीं करेगा। तो अब हम डायग्राम B का भी उपयोग करेंगे यहाँ पर कि इस पर जो बल काम कर रहा है तो हमें बल युग्म काम करेगा। तो बल युग्म बराबर क्या होता है, एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल F है, F बराबर ILB है और बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, B साइन थीटा। तो हम अब देखेंगे कि मान लो किसी क्षण लूप के तल पर खींचा गया जो अभिलंब क्षेत्र है B के साथ थीटा कोण बना रहा है और इस स्थिति में जो विक्षेपक बल युग्म है वो टाउ बराबर क्या होगा, एक बल, ए फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर हो जाएगा ILB इंटू B साइन थीटा।
इसको हमने थोड़ा अरेंज किया हुआ है। तो आई के साथ लिया, आई का ब्रैकेट लिया एल इंटू बी साइन थीटा। एल इंटू बी ये लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। यदि लूप का क्षेत्रफल ए होगा तो एल इंटू बी इक्वल टू ए हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। तो ये एक समांश मैग्नेटिक फील्ड में किसी धारावाही लूप पर लगने वाले विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक है। यदि हम ये मान लें कि कुंडली जो है या लूप है उसमें एन फेरे वाली कुंडली है, मतलब कुंडली में फेरों की संख्या एन है, तो इस स्थिति में टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि ये कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा। यदि थीटा बराबर 0 हो, साइन थीटा इक्वल 0 हो, तो टाउ इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ जब टाउ इक्वल टू 0 मिला, कि यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का मान 0 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि थीटा बराबर 0 होने पर लंबवत हो रहा है, ये आप चित्र से समझ सकते हैं। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 1 है, यहाँ पे 0 नहीं है, 1 है। तो टाउ इक्वल टू एन आई ए बी अधिकतम हो जाएगा। इस प्रकार कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र से समांतर होगा, तो उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करेंगे, आप साइन 90 इक्वल टू 1 मानेंगे। और एक ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पर जब थीटा बराबर 0 है तो कुंडली का तल जो है, कुंडली नहीं, कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत है। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कुंडली का जो तल है, प्लेन ऑफ द कॉइल, वो क्षेत्र के समांतर है। इस सिद्धांत का उपयोग चलकुंडल धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में या डीसी मोटर में हम करते हैं। चलिए, तो अब हम चलकुंडल धारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को भी हम देख लेते हैं। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होते हैं, इसमें कॉइल जो है वो घूमती है और मैग्नेट जो है, चुंबक, वो स्थिर रहता है। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल है वो डिफ्लेक्टेड होगी, विक्षेपित होगी। ये दो प्रकार के होते हैं, निलंबित और कीलकित, सस्पेंडेड और पिवोटेड। हम यहाँ पर सस्पेंडेड की बात करेंगे। निलंबित कुंडली धारामापी जो है, इसका आप डायग्राम देख लें। इसमें NS मैग्नेट है और इसके बीचों बीच एक आयताकार कुंडली है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, और उसके अंदर एक काला जो दिख रहा है वो नरम लोहे का क्रोड है, सॉफ्ट आयरन का क्रोड है। नीचे SP की स्प्रिंग है, T1 T2 स्क्रू दिए हुए हैं, और M एक मिरर है, प्लेन मिरर, छोटा सा गोल। F फॉस्फोरस ब्रांच की एक पत्ती है। इस क्षेत्र में कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो अब इसकी थोड़ी हम रचना पढ़ लें कि दो स्थायी नाल चुंबक होते हैं NS, और ये अवतल बेलनाकार कटे हुए होते हैं। इनके बीच कुंडली A जो है फॉस्फोरस ब्रांच की पत्ती F की सहायता से लटका दी जाती है, और कुंडली का जो दूसरा सिरा है उसको हम स्प्रिंग SP से कनेक्ट कर देते हैं। कुंडली तांबे का जो पृथक्कर तार है उसको एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर हम बनाते हैं। इसके मध्य में हम नरम लोहे क्रोड C रखते हैं, जो कुंडली को कहीं भी स्पर्श टच नहीं करेगा। पत्ती F फॉस्फोरस ब्रांच की पत्ती F है, जो स्प्रिंग S का संबंध आधार में लगे हुए संयोजक पेंच T1 T2 से कर देते हैं। जब हम इस मिरर M पर प्रकाश डालते हैं तो उस प्रकाश डालकर जितना कुंडली का विक्षेप हो रहा है उसको हम नोट कर सकते हैं। इस पूरे एपरेटस को हम एक अचुंबकीय पदार्थ से बने हुए बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि धूल वायु का प्रभाव न पड़े, और सामने कांच की एक दीवार होती है जिससे हम पूरा एपरेटस को देख सकते हैं। अब हम इसका सिद्धांत देखते हैं कि जब हम कॉइल को एक समान मैग्नेटिक फील्ड में लटकाते हैं तो और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल काम करने लगता है, जो कुंडली को
डिफ्लेक्टेड करता है, विक्षेपित करता है। कुंडली पर लगने वाले इस बलयुग्म के आघूर्ण को विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं, जिससे कुंडली विक्षेपित हो जाती है। जब कुंडली विक्षेपित होगी तो फॉस्फर ब्रांच की पत्ती जो है जिससे कुंडली लटकी हुई है उसमें एक ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, टॉर्सन प्रोड्यूस होगा। जब ऐंठन उत्पन्न होगी तो उस बलयुग्म के, विक्षेपक बलयुग्म के विपरीत दिशा में एक ऐंठन बलयुग्म कार्य करेगा, जो कुंडली को वापस प्रारंभिक स्थिति में ले जाने का प्रयास करेगा। इस स्थिति में जो विक्षेपक बलयुग्म है ऐंठन बलयुग्म परस्पर बराबर होते हैं और कुंडली संतुलित होकर रुक जाती है। तो मतलब कुंडली विक्षेपित हो जाएगी और रुक भी जाएगी। यदि हम मान लें कुंडली का क्षेत्रफल A है और उसमें फेरों की संख्या स्मॉल n है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमने जो सिद्धांत पढ़ा था अभी, उस सिद्धांत के अनुसार कुंडली का जो तल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कुंडली का जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है। समांतर रहता है तो वहाँ पर कुंडली पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, तो विक्षेप बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा और टाउ बराबर NIAB मिल जाएगा, जहाँ B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। जो कुंडली में के विक्षेपित होने पर जो फॉस्फर ब्रांच की पत्ती है उसमें ऐंठन उत्पन्न होगी और इस कारण ऐंठन बलयुग्म काम करेगा। तो यदि हम ये मान लें कि ऐंठन या विक्षेप थीटा उत्पन्न हो रहा है तो ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण होगा C थीटा, जहाँ C क्या है, एकांक ऐंठन के लिए ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण है। चूंकि कुंडली संतुलित होकर ठहर जाती है तो जब संतुलन अवस्था में बात करेंगे तो संतुलन अवस्था में विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण और ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो NIAB और C थीटा आपस में बराबर होंगे तो I बराबर निकल जाएगा C/NBA थीटा, I इक्वल टू K थीटा। C/NBA नीतांक मान लेंगे, इसको हम K थीटा लिख सकते हैं, जहाँ K धारामापी नीतांक है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। तो इससे हमें पता पड़ रहा है कि चूंकि K कांस्टेंट है तो I प्रोपोर्शनल थीटा, I थीटा के समानुपाती हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि चल कुंडल जो धारामापी है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इससे प्रवाहित धारा तार में उत्पन्न ऐंठन या कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। यही चल कुंडल धारामापी का सिद्धांत है। चूंकि कुंडली विक्षेपित होगी तो इस स्थिति में जो मिरर M है उस पर प्रकाश डलेगा और वो प्रकाश किसी स्केल पर जाके गिरता है। इससे पता चलता है कि कितनी कुंडली में विक्षेप हुआ है। जितनी अधिक धारा बहेगी उतना ही अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। यही चल कुंडल धारामापी का प्रिंसिपल है। अब हम देखते हैं गुण कि ये धारामापी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सुग्राही होता है। इसकी सहायता से हम 10⁻⁸ एम्पियर तक की धारा का ही मापन कर सकते हैं। इसका दोष क्या है? क्योंकि इसको जो हम प्रयोग करते हैं सबसे पहले हमें इसको एडजस्ट करना होता है, समायोजन करना होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। चूँकि साइज में बड़ा होने का कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान नहीं होता है। चूँकि फॉस्फर ब्रांच की पत्ती पतली होती है, उसके टूटने का डर बना रहता है। तो ये कुछ उसके दोष हैं। अब हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर देखते हैं, धारामापी की सुग्राह्यता देखते हैं। यदि किसी धारामापी में हम थोड़ी धारा प्रवाहित करें और कुंडली में पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो हम कहेंगे कि धारामापी की सुग्राह्यता अधिक है। सुग्राह्यता अधिक होने से सीधा सीधा अर्थ ये है कि हम थोड़ी सी धारा प्रवाहित करें तो कुंडली में विक्षेप अधिक से अधिक उत्पन्न हो जाए। तो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को हम धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। यदि हम धारामापी में I धारा प्रवाहित करें और कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा हो तो हमने पढ़ा हुआ है I बराबर C/NBA इंटू थीटा, या थीटा अपॉन I निकालने से हम थीटा अपॉन I इक्वल टू हो जाएगा NBA/C। तो धारामापी की जो सुग्राह्यता होगी, जो हमने बात की है कि एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप I इक्वल टू 1 माने तो जितना थीटा होगा वही सुग्राह्यता होगी। तो S इक्वल टू थीटा अपॉन I और थीटा अपॉन I इक्वल टू NBA/C। तो ये धारामापी की सुग्राह्यता के लिए व्यंजक है। अब हम ये देखते हैं कि धारामापी की सुग्राह्यता अधिक कब कब हो सकती है। जब अधिक होने के लिए n का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात कुंडली में फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी
सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी। बी का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक कब होगी? जब जो चुंबक प्रयुक्त कर रहे हैं वो अधिक शक्तिशाली हो। तीसरा, ए का मान अधिक हो, अर्थात कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो अधिक हो, लंबाई चौड़ा अधिक हो, तो कुंडली बड़ी होना चाहिए। और सी का मान कम होना चाहिए, चूंकि सी हर में है, इसका मान कम चाहिए हमें। इसका अर्थ ये होगा कि फॉस्फोरस ब्रांच की जो हम पत्ती ले रहे हैं वो लंबी एवं पतली होना चाहिए। लंबी एवं पतली होने से ऐंठन दृढ़ता कम होगी। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने विद्युत बल और चुंबकीय बल में क्या अंतर है उसकी चर्चा की। साथ ही हमने समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की गणना की, और इसके साथ साथ हमने देखा कि चलकुंडल धारामापी का सिद्धांत क्या है और उसकी संरचना, साथ ही धारामापी की सुग्राह्यता क्या है इसकी भी चर्चा की। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।